Welcome to chemistry class student. Today in the solid state revision I will start classification of crystalline solid. Yesterday I completed classification of solid in crystalline solid and amorphous solid. Now we will see here the classification of crystalline solid. What is the criteria of classification of the crystalline solid? Criteria of classification of crystalline solid is the type of bond, or you can say type of force. Criteria of classification of crystalline solid is type of force or bond exists between two atoms or molecules or overall ions in crystal. Okay, this is the criteria. Force type of force or bond exists between the two atom, molecules or ions. ओके, तो जो वहाँ पे बॉन्डिंग का क्राइटेरिया ले लें, चाहे फोर्स ले लें, उस बेस पे हम जो है इसको क्लासीफाई करते हैं. नोट डाउन दिस, देन आई विल मेक अ चार्ट ऑफ द ओके. Have you noted? Okay. Now I will make a chart and you will note down this also and describe that. Student, there are four type of crystalline solid: ionic solid, covalent solid, molecular solid and metallic solid. On the basis of this criteria, one is the constituent particles. यहाँ पे ionic solid में constituent particles क्या है, bonding force क्या है particles के बीच में, थर्ड है melting point, फोर्थ है हार्ड है सॉफ्ट है, और फिफ्थ हम देखेंगे कंडक्टेंस. तो आप लोग पहले इस तरह से एक चार्ट बना लीजिए. हम जो है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को 5 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, क्लास बना रहे हैं. एक आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड मेटालिक सॉलिड. एक चार्ट बना लीजिए फटाफट. बना लिया? चलिए, अब इसमें हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात करेंगे तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस. पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस. यहाँ पे आयनिक सॉलिड के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होते हैं. कोवेलेंट में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो एटम्स होते हैं. ओके, और मॉलिक्यूलर सॉलिड में मॉलिक्यूल्स होते हैं. ओके, मेटालिक सॉलिड में मेटल आयन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन. तो हमने क्या देखा कि आयनिक सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस है. ठीक है,
दूसरा में क्या देखा कि कोवेलेंट सॉलिड में एटम्स हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड में मॉलिक्यूल्स हैं, और मेटालिक सॉलिड जो बने हुए हैं मेटल आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बने हुए। अब यहाँ पे हम बॉन्डिंग देखेंगे। तो जैसा नाम सजेस्ट करता है कि अगर आयनिक सॉलिड है तो वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा या इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यू कैन राइट अट्रैक्शन। ओके। अब कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होती है? शेयरिंग होती है। क्या होती है? शेयरिंग होती है। तो यहाँ पे जो अट्रैक्शन या बॉन्ड होगा, यहाँ पे हम फोर्स, बॉन्डिंग फोर्स की जगह बॉन्ड भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है। यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग है, दोनों तरफ से बराबर शेयरिंग है। मॉलिक्यूल्स है तो हम मॉलिक्यूल्स कई तरह के होते हैं, पोलर, नॉन पोलर, डाइपोल। ओके, तो कई तरह के होते हैं। तो यहाँ पे हमें दिखने को मिलेगा एक तो वंडरवाल फोर्स, वॉल्स फोर्स, और दूसरा डाइपोल इंट्रैक्शन और हाइड्रोजन बॉन्ड भी मिलेगा हमें। डाइपोल और इसमें हमें एक हाइड्रोजन बॉन्ड भी मिलता है। क्या मिलता है? हाइड्रोजन H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर हमें डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल कैसा है। वंडरवाल फोर्स भी मिलता है, डाइपोल मिलता है फोर्स, और हाइड्रोजन बॉन्ड भी मिलता है। ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे मेटल आयन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन। मेटल आयन के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? प्लस चार्ज होगा। मेटल आयन के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? प्लस चार्ज होगा। तो अगर मेटल आयन के ऊपर प्लस चार्ज है तो उस कंडीशन में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो प्लस और माइनस के बीच में क्या होगा? प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। अब अगर मेल्टिंग पॉइंट को देखा जाए, अब हम अपने से सोचिए कि अगर आयनिक सॉलिड है तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कोवेलेंट सॉलिड है तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो क्या होगा, और मेटालिक सॉलिड है तो। अब यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर है। फोर्स को देख करके आप बताइए, जल्दी जल्दी बताइए कि इसमें कौन कौन से जो है कि किसका किसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होगा, किसका जो है कि कम होगा। ओके, अगर हम आयनिक सॉलिड की बात करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। कोवेलेंट में वेरी हाई हो जाता है, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, MP, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे हो गया हाई मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ हो गया वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, और यहाँ हो गया लो मेल्टिंग पॉइंट, और यहाँ पे मॉडरेट होता है, मॉडरेट, क्योंकि मॉडरेट मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है तो थोड़ा तो फोर्स होगा ही, थोड़ा तो फोर्स क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स है तो थोड़ा तो फोर्स होना लाजमी है।
नोट कर लीजिए यहाँ पे कि आयनिक में हाई होता है, यहाँ पे वेरी हाई होता है, यहाँ पे लो होता है और यहाँ पे मॉडरेट होता है। सारी चीज़ें हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं और उसके नोट्स बनाए जा चुके हैं। हम एक रिवीजन कर रहे हैं। इन केस किसी का छूटा है तो वो नोट्स बना सकता है। फटाफट उतार लीजिए। अगर हार्डनेस देखा जाए तो ये हार्ड तो होते हैं, क्या होते हैं? हार्ड, ठीक है। ये जो होते हैं हार्ड होते हैं और इसके अलावा ब्रिटिल भी होते हैं। ब्रिटिल का मतलब हो गया कि टुकड़े टुकड़े टूट जाएंगे, और ये होते हैं वेरी हार्ड, ठीक है। ये हार्ड होते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है वेरी सॉफ्ट होता है, वेरी सॉफ्ट, ओके। लेकिन जो हमारा मेटालिक सॉलिड होगा वो क्या होगा? मेटालिक सॉलिड हम लोग जैसे लिथियम वगैरह में पढ़ते हैं तो ये हार्ड भी होते हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट भी होते हैं। अगर सॉफ्ट की बात करें तो एल्कली मेटल हमारे पास एग्जांपल है, हार्ड की बात करें तो और ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये तो हार्ड एंड ब्रिटिल होते हैं, ये वेरी हार्ड होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं और ये हार्ड और सॉफ्ट दोनों होते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए फटाफट। कंडक्टेंस के बारे में अगर देखा जाए तो जो आयनिक सॉलिड होते हैं वो लिक्विड और मोल्टेन स्टेट में क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं, ठीक है। और जो हमारे कोवेलेंट होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन कंडक्टर होते हैं, ओके। इसके अलावा हमारे जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं, और जो मेटालिक सॉलिड होते हैं वो वेरी गुड कंडक्टर होते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि गुड कंडक्टर इन molten and solution, okay, it is visible, okay. Good conductor in molten and solution। और यहाँ पे क्या है? ये नॉन कंडक्टर है, ओके। ये है इंसुलेटर, मॉलिक्यूल है इंसुलेटर, और ये क्या है? गुड कंडक्टर। ये भी है गुड कंडक्टर, बेस्ट कंडक्टर भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ मेटल होते हैं बेस्ट कंडक्टर। तो हमने यहाँ पे पांचों जो है सॉलिड को, पांचों क्रिस्टलाइन सॉलिड को देख लिया। एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि जो कैरेक्टर है हम यहाँ पे लिए वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, बॉन्डिंग फोर्स, मेल्टिंग पॉइंट, हार्ड एंड सॉफ्ट एंड कंडक्टेंस लिया हमने। और हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड को चार पार्ट में डिवाइड कर दिया: आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड मेटालिक सॉलिड, ठीक है। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होते हैं, यहाँ पे एटम्स होते हैं, यहाँ मॉलिक्यूल्स होते हैं, और यहाँ पे मेटल आयन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अगर बॉन्डिंग फोर्स या बॉन्ड को देखें तो यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है अपोजिट आयन की वजह से, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पे वैन डर वाल्स फोर्स होता है अगर प्योरली नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। अगर प्योरली नॉन पोलर मॉलिक्यूल है जैसे N2 है, H2 है, O2 है, ये सब मॉलिक्यूल्स है, ये सब क्या है? मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनके बीच जो फोर्स होगा वो वैन डर वाल्स फोर्स होगा। लेकिन डाइपोल फोर्स भी पाया जाता है। जैसे एग्जांपल के रूप में अगर हम ले लें, जैसे HCl है तो HCl के दो मॉलिक्यूल के बीच में डाइपोल होगा। यहाँ पे इंड्यूस्ड डाइपोल भी होता है। तो यहाँ पे डाइपोल फोर्स है
वो भी वंडर वाल से थोड़ा तगड़ा होता है, ठीक है। दूसरा हमारा है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड जो हमारा है यहाँ पे, ये हाइड्रोजन बॉन्ड जहाँ पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन हो, ऐसे मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं। वो भी स्ट्रॉन्ग है मगर कोवेलेंट से और मेटेलिक से कमजोर होते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं मेटालिक सॉलिड में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि वहाँ पे मेटल आयन है और नेगेटिव के रूप में कौन है? इलेक्ट्रॉन। अब अगर आ जाते हैं मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। हाई क्यों होता है? हाई होने के पीछे रीजन क्या है? हाई होने के पीछे रीजन है अट्रैक्शन फोर्स। अपोजिट आयन के बीच में इतना तगड़ा अट्रैक्शन फोर्स है कि उनको सेपरेट करना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे म्यूचुअल स्वेयरिंग से बॉन्ड बना है, कोवेलेंट बॉन्ड, तो इसकी वजह से यहाँ पे वेरी हाई हो गया। मॉलिक्यूल्स है, वंडरवाल फोर्स हो, चाहे डाइपोल फोर्स हो, चाहे हाइड्रोजन फोर्स हो, तो लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड में थोड़ा सा मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। वो भी डिपेंड करता है कि किस तरह का हाइड्रोजन बॉन्ड है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर इंटरमॉलिक्यूलर होगा तो ज़्यादा होगा और इंट्रामॉलिक्यूलर होगा तो कम होगा। यहाँ पे मॉडरेट होता है मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि ये विद इन मेटल है, तो वो डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ मेटल क्या है और उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है कोवेलेंट कंडक्टेंस। कंडक्टेंस में हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को देखते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन का मतलब होता है कौन इलेक्ट्रिसिटी आसानी से कंडक्ट कर सकता है, कौन जो है इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से कंडक्ट कर सकता है। तो जो हमारे आयनिक सॉलिड होते हैं, तो सॉलिड स्टेट में तो दे आर नॉट गुड कंडक्टर। इन सॉलिड स्टेट दे आर नॉट गुड कंडक्टर, बट इन मोल्टेन स्टेट और इन सॉल्यूशन इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दे आर गुड कंडक्टर, ओके। इसके बाद हम आते हैं, ये कोवेलेंट सॉलिड जो होते हैं नॉन कंडक्टर होते हैं, क्योंकि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो जहाँ म्यूचुअल शेयरिंग है वहाँ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें कम मिलेगा, इसलिए ये नॉन कंडक्टर है। इंसुलेटर मॉलिक्यूल आ गया, मॉलिक्यूल में भी फ्री इलेक्ट्रॉन तो होते नहीं, इसलिए ये क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं। और इसके बाद हम आ जाते हैं मेटालिक सॉलिड के ऊपर। तो हमारा जो मेटालिक सॉलिड होता है, वो मेटालिक सॉलिड, उसके अंदर चूंकि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन फ्री है, इलेक्ट्रॉन क्या है? फ्री है, फ्री फ्लो कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? क्योंकि वो बेस्ट गुड कंडक्टर हो सकता है और सिल्वर की तरह से बेस्ट कंडक्टर भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है, तो उनकी कंडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा होती है। आई बात समझ में? ओके, तो नोट कर लिया। आई होप ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, जो कि हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड को एक तरह से क्लासीफाई कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रिस्टल लैटिस, ओके। तो अब इसको हम इरेज करेंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? क्रिस्टल लैटिस एक एटम्स का 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है इन द लार्ज और स्मॉल रेंज, इन द लार्ज और स्मॉल रेंज, ठीक है। क्रिस्टल लैटिस क्या है? स्मॉल और लार्ज रेंज में एक तरह से क्या होता है? ये क्रिस्टल लैटिस एक स्ट्रक्चर ऐसा होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, जिसमें ढेर सारे यूनिट सेल हो सकते हैं, ठीक है। मोर देन 1 यूनिट सेल्स आर देयर। इट इज द 3 डायमेंशनल, it is the 3 dimensional
arrangement of atoms, molecules, ions in a crystalline solid, in a crystalline solid. The smallest unit of crystalline solid, crystal lattice is unit cell. ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्रिस्टल लैटिस। इसको फटाफट नोट कर लें। यहाँ पे एटम आयन से आप पॉइंट भी ले सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट भी लिख सकते हैं, पॉइंट, ठीक है, ओके। इन अ क्रिस्टल लैटिस, इन अ स्पेस भी लिख सकते हैं, क्रिस्टल लैटिस की जगह स्पेस भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम, जो सबसे इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं यूनिट सेल, ठीक है। अब आते हैं हम यूनिट सेल के ऊपर, इरेज करते हैं। बहुत ज़रूरी, नोट करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग चूँकि ये चीज़ें पहले पढ़ चुके हैं, तो प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो ओपन करिए पीछे की और उसे देखिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्या पढ़ाया गया है। अब इसके बाद हम आते हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल, इसको एक बार और डिफाइन करेंगे। इट इज द स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल, इट इज द स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल लैटिस, स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। It is the smallest unit of smallest geometrical unit, geometrical portion of the crystal lattice, which can be used as repetitive units in building a large crystal, ठीक है। ये स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल पोर्शन होते हैं। ऐसे अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देखें, सपोज कि ये एक लार्ज हमने क्रिस्टल बनाया इस तरह से, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे एटम्स हैं, यहाँ पे एटम्स हैं, ठीक है। और इसको हमने फर्दर डिवाइड कर दिया इस तरह से, और
यहाँ से भी इसको फर्दर डिवाइड कर दिया ऐसे और ऐसे, ठीक है। यहाँ पे भी एटम है, यहाँ भी एटम है, यहाँ भी एटम है। इन सारे कॉर्नर्स पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, ठीक है। इन सारे कॉर्नर्स पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से डिवाइड कर देंगे, फिर इसको हम यहाँ से डिवाइड करेंगे, इसको हम यहाँ से डिवाइड करेंगे और इसको हम यहाँ से डिवाइड करेंगे। फिर इन सारे को यहाँ से मिला देंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कुल कितने क्रिस्टल बन के तैयार हो गए, ठीक है। यहाँ पे हमें कितने क्रिस्टल बन के तैयार हो गए। एक देखिए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, दो, ये तीन, ये चार, ठीक है। फिर उसके बाद इस एटम को आपस में अगर मिला दें तो ये हो गया 5, 6, 7, 8, ठीक है। कुल 8 क्रिस्टल यहाँ पे हैं। कितने क्रिस्टल हैं? 8 क्रिस्टल हैं, ओके। अब इस 8 क्रिस्टल में से अगर एक क्रिस्टल को निकाल दें, एक क्रिस्टल को निकाल दें तो ये हमारा जो एक क्रिस्टल दिख रहा है, इस एक क्रिस्टल को हम यूनिट सेल कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? ये हमारा है यूनिट सेल, यूनिट सेल। और ये हमारा क्या? क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। ये है यूनिट सेल और ये है क्रिस्टल लैटिस। आई बात सुनने? तो दोनों चीज में फर्क आसानी से समझ में आ गया होगा। ये एक रिपीटेटिव यूनिट की तरह से यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए या समझ लीजिए, कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको पूछ सकते हैं। अब जल्दी जल्दी हम लोग यहाँ पे टाइप ऑफ यूनिट सेल देखेंगे। एक जो है कि यूनिट सेल में क्या चीजें होती हैं। यूनिट सेल में, यूनिट सेल को अगर हम यहाँ पे देखें, अगर एक यूनिट, केवल एक हम यूनिट सेल को बना रहे हैं, ठीक है, ये सिंगल यूनिट सेल है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 फेस है। ये क्या है? फेस। और ये 6 फेस है। और एक सिंपल यूनिट की बात, और ये जो हमें लाइन दिखती है इसको हम क्या कहते हैं? एज बोलते हैं। और एज की को अगर गिनना चाहे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुल यहाँ पे 12 एजेस होते हैं। कितने एजेस होते हैं? 12 एजेस होते हैं। और यहाँ पे 3 एंगल्स होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा, बीटा, गामा, ये क्या है? एंगल्स हैं, एंगल्स 3। ये है पैरामीटर, इनको हम क्या कहते हैं? पैरामीटर, पैरामीटर, ठीक है। हाई वर्सन में तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। फिर उसके बाद हम यहाँ पे ये स्पेस पॉइंट्स होते हैं, ये जो हमें दिखाई देते हैं स्पेस पॉइंट्स होते हैं या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये हमने पूरा बता दिया आपको एक यूनिट सेल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। पहले ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि न्यूमेरिकल लगाते वक्त या टाइप ऑफ यूनिट सेल भी में भी बहुत
तरह के होते हैं। वेबरियाज लैटिस में अगर पढ़ेंगे तो 14 टाइप के होते हैं। तो वो सारा इसी पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो यहाँ पे एंगल्स के और एज लेंथ, यहाँ पे ये क्या है, एज लेंथ, यहाँ पे ए बी सी हम यहाँ पे ले सकते हैं, ये एज लेंथ है। आई बात समझ में? अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें बची हैं, कल इसके आगे हम फिर प्रोसीड करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।